जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 1 को, और इसका नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि आपका फर्स्ट लेसन है, पर इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, और इसके राइटर हैं अल्फोंसे डाउडे। तो आइए इस लेसन को शुरू करने के पहले हम इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डाउडे। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये उस समय की बात है 1872-71, जबकि फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। उस समय पर फ्रांस के सेनाध्यक्ष थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, और यहाँ पे हम उनका चित्र देख पा रहे हैं। उस समय का प्रूशिया आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा मिलाकर बना था। इस स्टोरी में फ्रांस ने अपनी सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सैस और लॉरेन, उन्हें प्रूशिया के हाथों में सौंप दिया था। और इस कहानी में हम ये देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का स्कूल के जीवन पर और बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो लेखक इस कहानी को शुरू करते हुए कहते हैं, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उस दिन मैं घर से ही स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट निकला था और मुझे डांट खाने का बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसके पहले शब्द के बारे में भी नहीं पता था। पार्टिसिपल ग्रामर का एक पार्ट होता है, जैसे कि आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए तो लेखक ने डर के कारण सोचा कि वो स्कूल से भाग जाएं और पूरा दिन बाहर ही कहीं बिताएं। It was so warm and bright, और वैसे भी उस दिन थोड़ा सा गर्मी थी और दिन बहुत सुनहरा चमकीला सा था। The birds were chirping at the edge of the woods, और पक्षी भी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। मतलब बाहर का भी सीन जो था वो बहुत ही आकर्षक था। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और अब क्योंकि फ्रांस के उस हिस्से को प्रूशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो वहां पर प्रूशिया की आर्मी आ गई थी, और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, प्रूशिया के सैनिक थे, वो 100 मील की पीछे वाली खुली जगह पर अपना सेना अभ्यास या युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। 100 मील वो जगह होती है जहां पर लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। It was all much more tempting than the rule of for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब यहाँ पर बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हैं कि हालांकि ये सब चीजें जो पक्षियों का चहचहाना है, ये सब बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था, आकर्षक था, ललचाने वाला था पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं इन सब को रेजिस्ट कर सकूं, इन सब का विरोध कर सकूं, और फिर मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. टाउन हॉल वो जगह होती है बच्चों जहां पर की मीटिंग्स होती हैं, और उन सभाओं के बाद जो भी नियम बनते हैं, जो आम सर्वसाधारण के लिए सूचना होती है, उसे बाहर लगे एक सूचना पटल पर या बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। तो बच्चा बोलता है कि जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी थी।
For the last 2 years, all our bad news had come from there. और अब बच्चा बोलता है कि पिछले 2 सालों से जब से युद्ध शुरू हुआ था, तब से पूरी खराब खबरें हमें वहीं बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, जो युद्ध हम हार गए थे, वो उसके बाद का मसौदा, नियम और जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो सेनाध्यक्ष थे, उनके आदेश, ये सब कुछ हमें बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलता था. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और फिर मैंने अपने आप से बिना रुके चलते चलते अपने आप से कहा कि आखिर अब क्या मामला हो सकता है. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. और जैसे ही मैं वहां पर तेजी से निकलने लगा, इसके पहले कि मैं वहां से निकल पाता, जो हमारे गांव का ब्लैकस्मिथ था, जिसका नाम था वॉचर, वो भी वहां पर ही खड़ा था और उसके साथ उसका प्रशिक्षु भी था. अप्रेंटिस यानी होता है वो व्यक्ति जो कहीं पर कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो. रीडिंग द बुलेटिन, और वो सूचना पढ़ रहा था. उसने मुझे पीछे से आवाज दी, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. अरे बच्चे, इतनी तेजी से मत जाओ, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. I thought he was making fun of me and reached Amhamel's little garden all out of breath. मैंने ये सोचा कि क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ और वो ऐसा बोल रहा है कि अभी तो तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. और मैं निकलकर वहां से एमहैमल के छोटे से गार्डन में ऑल आउट ऑफ ब्रेथ पहुंचा. ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ होता है इतनी तेजी से जैसे कि एक ही सांस में पहुंच गया हो. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison. आम तौर पर जब भी हमारा स्कूल शुरू होने का समय होता था, तो वहां पर बहुत हलचल होती थी, जिसे कि गली के बाहर भी सुना जा सकता था. डेस्क, बेंचेस को हिलाने की आवाज, लेसन्स जब हम सभी एक साथ जोर जोर से बोलते थे, उसकी आवाज, जो कि बहुत ही तेज हुआ करती थी. With our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. और जब हम इस तरह से तेजी से एक साथ कोई भी लेसन जोर से याद करते थे, तो उसकी आवाज भी गली के बाहर तक सुनाई देती थी. तब उस तेज आवाज से बचने के लिए हम अपने कानों पर अपना हाथ रख लेते थे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं. और कौन सी आवाज जाती थी गली के बाहर? जब उनके टीचर अपने बड़े से रूलर यानी वो एक जो छड़ी जैसी स्केल जैसा होता है, उसे टेबल पर जोर जोर से बजाते थे, कभी हमें चुप कराने के लिए, कभी रिदम के लिए. तो ये सब आवाजें बाहर गली जाती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. परंतु अब एकदम शांति थी. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. और मुझे कोशिश करनी थी कि हंगामे के बीच में बिना किसी के देखे मैं अपनी बेंच तक पहुंच जाता. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. परंतु मेरी तो किस्मत ही खराब थी, जो उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह एकदम शांति थी. Through the window, I saw my classmates already in their places. और खिड़की से मैंने देखा कि मेरे पूरे क्लासमेट्स जो थे, मेरी कक्षा के सारे विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे. And
M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और जो हमारे टीचर थे मिस्टर एम हेमल, वो उनका जो डरावना सा आयरन रूलर था, लोहे का बना हुआ स्केल था, उसे अपनी बाह के नीचे दबाए आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहे थे. I had to open the door and go in before everybody. और अब मजबूरी में इतनी शांति में मुझे सबके सामने दरवाजा खोलकर अपनी जगह तक जाकर बैठना था. You can imagine how I blushed and how frightened I was. और अब वो बच्चा सोच रहा था कि आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था और कितना डरा हुआ था कि भाई अब मैं लेट हो गया हूँ और मुझे सबके सामने अब अपनी सीट तक जाना पड़ेगा, तो मुझे डांट पड़ेगी. बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने, जो टीचर है, उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही कोमल स्वर में बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. कि फ्रांस उस बच्चे का नाम था, तो उसको उसके टीचर बोलते हैं, छोटे फ्रांस जाओ अपनी जगह पर जल्दी से. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. इतना सुनते ही वो बच्चा लगभग कूदता हुआ सा गया और अपनी बेंच पर बैठ गया. कूदता हुआ मतलब बहुत जल्दी गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो जब बच्चा अपनी जगह पर जाकर बैठा, अपने डर पे थोड़ा सा काबू पाया, उसके बाद उसने देखा कि उस दिन तो उनके टीचर ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे. उन्होंने एक हरे रंग का कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल्ड वाली झालरदार शर्ट पहनी हुई थी और एक छोटी काले रंग की सिल्क की बनी हुई कैप पहनी हुई थी, और वो कैप पर भी कढ़ाई की हुई थी. ये जो खूबसूरत सी ड्रेस थी, ये ड्रेस वो हमेशा नहीं पहनते थे, कुछ विशेष अवसरों पर ही पहनते थे, जैसे जिस दिन उनके स्कूल का निरीक्षण होता था, या तो फिर जब पुरस्कार वितरण होता था, तो इस तरह से समारोह में ही वो इस तरह के कपड़े पहना करते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक बात जो लेखक को लगी, वो ये थी कि उन्हें पूरा स्कूल ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस दिन, और बहुत ज्यादा शांत, गंभीर. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो हमारे स्कूल में जो हमारी क्लास थी, उसमें पीछे वाली जो बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी. आज वहां पर गांव के लोग चुपचाप हम लोगों की तरह, विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. तो उनमें कौन कौन बैठा हुआ था? वृद्ध हाउजर नाम के व्यक्ति, जो कि उन्होंने 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी. और हमारे शहर के भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग उनके अलावा भी वहां पर बैठे हुए थे. Everybody looked sad. हर कोई उदास लग रहा था. And Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. और जो हाउजर था वो अपने साथ एक पुरानी प्राइमर लेके आया था. प्राइमर एक ऐसी किताब होती है जो बहुत छोटी कक्षाओं में बच्चे पढ़ा करते हैं.
thumped at the edges, जो कि किनारों से बहुत मुड़ी हुई थी, जैसे कोई किताब पुरानी हो जाती है और काफी समय तक रखी रहती है तो उसके किनारे मुड़ जाते हैं. And he held it open on his knees, और उसने उस किताब को अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था. With his great spectacles lying across the pages, और अपने बड़े वाले चश्मे को खोलकर उसने उसे किताब के ऊपर रखा हुआ था. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, और मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि भाई ये सब आज क्या हो रहा है मेरे स्कूल में. तभी एम हेमल ने अपनी कुर्सी को खींचा और उस पर बैठकर उसी गंभीर और प्यार भरी आवाज में, जैसे कि वो मुझसे बोलते थे, बोले, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये आज आखिरी सबक है, आखिरी लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अल्सास और लॉरेन जो सीमा के गांव थे, उन्हें फ्रांस ने प्रूशिया को सौंप दिया था. तो प्रूशिया की राजधानी बर्लिन थी और प्रूशिया में सिर्फ जर्मन भाषा चलती थी. तो ये एक नियम होता है कि युद्ध में जो भी शहर या जो भी हिस्सा जीत लिया जाता है, वहां पर विजेता देश जो होता है उसकी भाषा बोली जाती है, वही भाषा सीखी जाती है. तो अब वो टीचर आगे कहते हैं कि बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां पर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. The new master comes tomorrow, और वो जर्मन भाषा पढ़ाने वाले टीचर आपके कल आएंगे. इसलिए this is your last French lesson, और अब ये आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है. I want you to be very attentive, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए वज्रपात की तरह थे, जैसे कि मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी हो. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. अब वो बच्चा सोचता है कि अच्छा, तो यही वो खराब संदेश था जो टाउन हॉल के सामने लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, जो उसने आते समय भीड़ देखी थी. ये अब मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है. ओह! और अब उस बच्चे का पछतावा इसमें दिख रहा है, जो उसने अपनी पढ़ाई को कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ा, कभी उसको सीरियसली नहीं लिया. हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे दूर होने लगती है तो हमें उससे दुख होता है उसके दूर होने का. तो अब वही इस बच्चे की हालत है. Why I hardly knew how to write. क्यों मैं मुश्किल से लिखना जानता था, क्यों मैंने अच्छे से लिखना नहीं सीखा. I should never learn any more. मुझे और कभी नहीं सीखने मिलेगा. I must stop there. अब मुझे अपना सीखना यहीं रोकना पड़ेगा. Then तब, oh, how sorry I was for not learning my lessons. आज मुझे कितना दुख हो रहा है अपना पाठ ना सीखने के लिए. For seeking birds' eggs. पढ़ाई की जगह मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था. और going sliding on the सार. सार नदी के किनारे का जो वहां पर ऊंची ढाल बनी रहती है, वहां पे अक्सर बच्चे फिसलते हैं और एंजॉय करते हैं. तो मैं क्यों फिसलने चला जाता था सार पर. My books that had seemed such a nuisance a while ago. और मेरी वो किताबें जो अभी से कुछ देर पहले तक मुझे बकवास लगती थीं, एक बोझ लगती थीं. So heavy to carry, जिन्हें उठाने में मुझे वो बहुत भारी लगती थी. My grammar and my history of the saints. मेरी ग्रामर की बुक और मेरी वो किताब जिसमें संतों की इतिहास लिखा रहता था. Where old friends now. अब वो मेरे लिए पुराने दोस्तों की तरह हो गई थी.
that I couldn't give up, जिन्हें कि अब मैं छोड़ नहीं सकता था। हमारे जो दोस्त पुराने होते हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, वो हमें बहुत प्रिय होते हैं। तो अब वही किताबें जो उस बच्चे को अच्छी नहीं लगती थीं, आज वही किताबें उस बच्चे को बहुत अच्छी लग रही थीं। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल जो टीचर हैं वो भी। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये विचार कि वो दूर जा रहे हैं और ये कि मैं उन्हें अब फिर कभी नहीं देखूंगा और ये भी कि वो हमसे दूर हो जाएंगे, मुझे उनके बारे में सब कुछ भूल गया। उनका वो जो स्केल था जिससे वो हमें कभी मारा करते थे और ये भी कि वो हमें सिखाने के लिए कैसे पागल हुआ करते थे, मैं सब कुछ भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और अब इस आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने अपने इतवार के जो सुंदर कपड़े थे या जो विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले सुंदर कपड़े थे, उन्होंने आज वो पहने थे। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और मुझे अब समझ में आया कि गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो आज क्लासरूम में आकर पीछे क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. इसका कारण ये था कि उन्हें भी इस बात का दुख था कि वे ज्यादा स्कूल नहीं गए थे या उन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। और अब बच्चा उन सब बातों को समझ रहा है जो आज स्कूल आने के बाद उसने कुछ अजीब सी बातें देखी थी। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये हमारे गुरु को उनकी 40 सालों की वफादारी पूर्ण की गई सेवा के लिए धन्यवाद देने और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, उस देश के प्रति जो कि अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, I heard my name called. और अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने सुना मेरा नाम पुकारा जा रहा था। It was my turn to recite. और अब मेरी चांस थी खड़े होकर बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without any mistake. मैंने अपनी तरफ से क्या नहीं किया था उस डरावने खतरनाक पार्टिसिपल के नियम को बोलने के लिए, ताकि मैं उसे बिना किसी गलती के बहुत स्पष्ट और जोर से बोल सकूं। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. परंतु पहला शब्द शुरू करते ही मैं गड़बड़ हो गया। मेरे शब्द आपस में मिल गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने अपनी डेस्क को जोर से पकड़ लिया, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं। I heard M. Hammer say to me. मैंने सुना कि जब मैं ये सब नहीं बोल पाया तो एम हेमल सर मुझसे कह रहे थे, I won't scold you little friends. अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स। You must feel bad enough. तुम्हें बुरा लगना चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। See how it is. और देखो अब क्या हुआ। Every day we have said to ourselves. हर रोज हम अपने आप से कहते हैं और सभी विद्यार्थी भी यही सोचते हैं।
I have plenty of time. कि अरे अभी तो मेरे पास बहुत समय है. I'll learn it tomorrow. मैं इसे कल याद कर लूंगा. और इसी तरीके से कल कल करते हुए पूरा साल बीत जाता है. And now you see where we have come out. और अब देखो कि अब हम कहाँ आ गए हैं. That's the great trouble with Alsace. और ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये पूरे अल्सास के लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी है. She puts off learning till tomorrow. यहाँ के सभी लोग सीखने के काम को कल पर टाल देते हैं. Now, those fellows out there will have the right to say to you. और अब वो लोग जिन्होंने तुम्हें जीत लिया है, वो जर्मन्स, वो ये अधिकार के साथ तुमसे कह सकते हैं. How is it? कैसा है? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तुम लोग ये pretend करते हो, ये अभिनय करते हो कि तुम लोग फ्रेंच लोग हो, और फिर भी ना तो तुम अपनी खुद की भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. तो यहाँ पर बच्चों हम अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं. आप इसे ध्यान से पढ़िए. सेकंड पार्ट में इस लेसन को खत्म करने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव गुड टाइम.